हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 का पार्ट नंबर 2। तो सबसे पहला टॉपिक जो इसमें है वो हमें पढ़ना है एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन आर स्क्वायर एंड एफ। अभी तक हमने एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट होती है वो देख ली थी। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी जो अभी तक हमने पढ़ी है, इफ़ वी आर मेकिंग द नल हाइपोथेसिस लाइक दिस, बीटा 2 इज इक्वल टू बीटा 3 इज इक्वल टू अप टू से इफ़ वी हैव के नंबर ऑफ वेरिएबल्स देन इट इज़ इक्वल टू 0। ये हम नल हाइपोथेसिस बना रहे थे। इसके ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये थी कि ऑल द स्लोप कोफिशिएंट्स आर नॉट इक्वल टू 0। सो इसके अकॉर्डिंग हमने जो एफ पढ़ा था दैट वाज ESS, दैट इज एक्सप्लेन सम ऑफ स्क्वायर एंड k-1 इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम थी, एंड देन वी हैव RSS और n-k जो है वो इसकी डिग्री थी। ये हमारा f था। अब f और r स्क्वायर में क्या कोई रिलेशनशिप है? सो पहला क्वेश्चन तो यही है हमारे लिए, येस देयर इज़ अ रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप हम कैसे निकालेंगे? वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से सिर्फ क्या करने वाले हैं, लिखने वाले हैं। वी हैव दिस वैल्यू, इसी को हम अलग तरीके से कैसे लिख सकते हैं? सपोज यू हैव, मैं मैथमेटिकली समझा देती हूँ, x अपॉन वाई अपॉन z अपॉन से a, ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। सो आप क्या इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? यू कैन ऑल्सो राइट इट एज लाइक दिस, x अपॉन वाई z बाई a, जो कि मैंने लिखा है यहाँ पे, राइट। बट अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? z आपका यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाता है और ये आपका न्यूमरेटर में चला जाता है, राइट। तो ये आ जाता है x a और y और z, राइट। सेम चीज़ हमें अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था? y था और यहाँ पे ये a था, ठीक है। ये जो a है यहाँ पे, दिस a, ये कहाँ चला जाएगा? ये ऊपर चला जाएगा। सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? f इज़ इक्वल टू ESS, और ESS के साथ आप क्या लिख देंगे? यहाँ पे a था और यहाँ पे n-k है, तो आप n-k लिख देंगे अपॉन RSS, और RSS के साथ आपका क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई में k-1 आ जाएगा। अब आप इस वैल्यू को क्या करो, आप इसको अलग रखो और इस पे फोकस करते हैं। सो n-k अपॉन k-1, ESS को हम ESS ही रहने देंगे। RSS को यू कैन ऑल्सो राइट इट एज TSS माइनस ESS लिखा जा सकता है, बिकॉज वी हैव द फार्मूला दैट इज TSS इज इक्वल टू RSS प्लस ESS। ये हमारे पास फार्मूला है, इसको यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं RSS को TSS माइनस ESS, लिख लिया। देन व्हाट यू विल डू इज़, दोनों को क्या करो, TSS से डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। n-k k-1 डिवाइड किया तो ये क्या आ गया? ESS अपॉन TSS आ गया। डिवाइड किया मैंने TSS से, दोनों साइड कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मैथमेटिकली, ESS अपॉन TSS, फिर TSS अपॉन TSS माइनस ESS अपॉन TSS। अब एक और फार्मूला याद रखना है, आपका जो ESS अपॉन TSS होता है वो किसके बराबर होता है? इट इज़ इक्वल टू R स्क्वायर। सो देखो इसकी जगह पे, यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा। दिस विल बी 1, दिस विल बी R स्क्वायर। ये क्लियर है? अब नेक्स्ट क्या होगा? अब जो फॉर्मूला बनेगा R स्क्वायर के टर्म में, उसको हम क्या लिखेंगे? वी कैन राइट इट एज f इज इक्वल टू n-k अपॉन k-1 R स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस R स्क्वायर। So we can also write it as R square upon k-1 and 1 minus R square upon n-k। वापस से उसको उसी टर्म में लेके आ गए हम। लिख सकते हैं ना, ये R स्क्वायर के डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, इसके डिनोमिनेटर में इसको लेके जा सकते हैं बहुत इजीली। सो ये हमारा नया f आ गया। सो नया f, या फिर हम ये कह सकते हैं हमारे पास f के दो फार्मूले आ चुके हैं। एक फार्मूला आपका क्या है जिससे हमने स्टार्ट किया था, दैट वाज ESS अपॉन k-1 RSS अपॉन n-k, एक तो ये है। दूसरा फार्मूला आपका ये आ गया। अब टॉपिक वाज कि इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या, आपको नज़र आ गया? f और r के बीच में रिलेशनशिप तो है, यू कैन राइट f इन टर्म्स ऑफ r स्क्वायर। अब हम
क्या कर सकते हैं, अनोवा टेबल बनाते हैं हम। जनरली जब अनोवा टेबल बनाते हैं तो हम उसमें लिखते हैं ESS की वजह से क्या आ रहा है, RSS की वजह से कितनी वैल्यू आ रही है और TSS क्या आ रहा है, राइट। सो ये हम ESS, RSS, TSS के टर्म में लिखते हैं। अनोवा टेबल हम किसके टर्म में भी बना सकते हैं, हम R स्क्वायर के टर्म में भी बना सकते हैं, बिकॉज वी आर राइटिंग दीज थिंग्स इन टर्म्स ऑफ R स्क्वायर। सो अनोवा टेबल कैसे बनेगी इसके अकॉर्डिंग, लेट्स सी दिस। अनोवा in terms of R square. So ANOVA टेबल में सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारे पास, सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है हमारे पास, जिसमें कि आ जाता है इट इज़ ड्यू टू रिग्रेशन, कितना है, देन ड्यू टू रेजिडुअल्स कितना है, और टोटल कितना है। उसके बाद होता है आपका सम ऑफ स्क्वायर, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है और यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर होता है। सो आर स्क्वायर के टर्म में हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, आर स्क्वायर के टर्म में आपका ये हो जाता है आर स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर, ये हो जाता है 1 माइनस आर स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर, और ये आपका होता है ये समेशन वाई आई स्क्वायर। इसको और इसको प्लस करोगे यू विल गेट वाई स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी क्या होती है अभी देख लिया हमने, यहाँ पे इट इज़ बेसिकली 2 है, इन द एग्जाम्पल के थ्रू ले रहे हैं हम, यहाँ पे n-3 है एंड दिस इज n-1। यू कैन ऑल्सो राइट इट एज n-k एंड k-1 फॉर द जनरल फार्मूला you can write it as k-1 and n-k। MSS क्या आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है आर स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन में k-1, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर समेशन वाई आई स्क्वायर अपॉन में n-k। दैट्स इट। सो ये याद रखना, वी कैन ऑल्सो, अगर हमें क्वेश्चन में ESS RSS नहीं दिया हुआ है, हमें समेशन एक्स स्क्वायर जो कि हमने लास्ट क्लास में निकाले थे वो वैल्यूज़ नहीं दी हुई हैं, बट हमें आर स्क्वायर दिया हुआ है, वी कैन ऑल्सो मेक अनोवा टेबल विद द हेल्प ऑफ आर स्क्वायर। अगर आपको ये वैल्यूज़ याद है, और ये ज़्यादा ईजी है, मल्टीपल रिग्रेशन में इट इज़ मोर ईजी देन आप वो सारी वैल्यूज़ लिखो समेशन बीटा टू हैट स्क्वायर, और वो लंबा पड़ जाता है थोड़ा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वे अनोवा टेबल निकालने के लिए। आप बेसिकली काम क्या है, क्या काम, चाहे आप पहले वाला मेथड यूज़ करो चाहे आप ये वाला मेथड यूज़ करो, हमारा काम है ओवरऑल सिग्निफिकेंस निकालने का। जनरली आप अनोवा टेबल को यूज़ कब करोगे, जब भी आपको क्या करना होगा, व्हेन एवर यू वांट टू टेस्ट, व्हेन वी आर टेस्टिंग द ओवरऑल सिग्निफिकेंस। जब भी आप ओवरऑल सिग्निफिकेंस को चेक करना होगा आप यूज़ करोगे अनोवा टेबल को, आप यूज़ करोगे एफ टेबल को। और एफ बनाने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एफ स्टैटिस्टिक्स निकालने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, अनोवा टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोसेस आपको पता है। व्हाट यू कैन डू इज़ व्हेन यू हैव आर स्क्वायर, जब आप आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकालोगे तो यू कैन मेक दिस एज योर नल हाइपोथेसिस रादर देन जो अभी तक हम यूज़ कर रहे थे बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 अप टू के सबको 0 के बराबर। वी कैन also write it as r square is equal to 0। डायरेक्टली r square is equal to 0 भी लिख सकते हैं, और नल हाइपोथेसिस, वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगी आपकी r square is not equal to 0 इन दिस केस। आपको उसके बाद f निकालना है। f स्टैटिस्टिक्स क्या है आपका, r square k-1 1 माइनस आर स्क्वायर n-k। अब उसके बाद आपका सेम डिसीजन फॉलो होता है, यू विल टेस्ट इट अगेंस्ट अल्फा k-1 n-k के अकॉर्डिंग। ये आपका होता है f कैलकुलेटेड, ये आपका है f टैबुलेटेड। नाउ डिसीजन रूल आपको पता है, इफ़ f कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन f टैबुलेटेड तो आप क्या करोगे, यू विल रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस। और इस केस में आपके सारे वेरिएबल्स क्या हैं, सिग्निफिकेंट हैं, इट मीन्स उनका इम्पैक्ट आ रहा है। सो ये दिस इज़ द प्रोसेस जो कि हम स्टार्टिंग के चैप्टर से ही फॉलो करते आ रहे हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर स्क्वायर एंड हाउ यू आर गोइंग टू यूज इट व्हेन यू आर गोइंग टू टेस्ट द ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ द मॉडल। सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये सब अगर हम पढ़ रहे हैं ना, एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम एक मेथड तो पढ़ चुके हैं ESS वाला, सो हम वापस ये वाला मेथड क्यों पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए आपको क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे वो है।
अब आपको क्वेश्चन में ये सेज अनोवा टेबल में वो सब गिवन ही नहीं है, बट आपको आर स्क्वायर गिवन है, तो आप इजीली निकाल सकते हो. सो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला. दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग इट. लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक. Our next topic is the incremental or marginal contribution of an explanatory variable. बेसिकली जब भी हम कोई मॉडल इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमें पता है, सपोज दिस इज़ द मॉडल, जैसे हमने एक मॉडल लिया स्टार्टिंग में ये, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे थे कि y को जो है वो सिर्फ x इम्पैक्ट कर रहा है. उसके बाद हम क्या कहते हैं कि नहीं, देयर आर मोर अदर फैक्टर्स जो कि y को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि भाई z भी कर रहा है, ठीक है. तो z जब हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जब z एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसका इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा. मतलब हम ये अगर कहें कि x जो है y में वेरिएशन शो कर रहा था सिर्फ 30%, ठीक है, मतलब 30% जो y में चेंज आ रहा था वो x की वजह से आ रहा था, लेकिन बाकी किसी और वेरिएबल की वजह से आ रहा होगा. अब मान के चलो, अब हमें पता चल रहा है कि सारे एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल मिला के जो y में चेंज आ रहा है वो 50% आ रहा है, ठीक है. अब मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था ना यहाँ पे कि x जो है वो 30% कर रहा है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट कि आप बहुत इजीली बता दो कि z का जो कंट्रीब्यूशन है, इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, वो कितना है, 20% है ना. सो बट यहाँ पे आपको पता है, जो हमारा आइडिया है इस टॉपिक का वो यही है कि जब आप किसी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को ऐड करते हैं तो वो एडिशनल कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है y के चेंज होने में, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे डिस्कस करना है. सो इसके लिए हम अपना कौन सा एग्जाम्पल लेंगे, सेम एग्जाम्पल फॉलो करेंगे जो हम फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे यहाँ पे यूज़ करते हुए आ रहे हैं, दैट इज़ चाइल्ड मॉर्टेलिटी वाला एग्जाम्पल. चाइल्ड मॉर्टेलिटी के एग्जाम्पल में हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या हैं, देयर आर PGNP, राइट. हम क्या कहना चाह रहे हैं कि वी हैव y इज़ इक्वल टू से β1 प्लस β2 PGNP प्लस β3 FLR, यही लेके चल रहे थे हम, ये हमारा मॉडल था. और आर स्क्वायर जब हम निकाला था तो दैट वाज 0.707. इसका मतलब यहाँ पे ये कि PGNP और FLR दोनों मिल के y में कितना परसेंट चेंज लेके आ रहे हैं, ऑलमोस्ट 70% चेंज लेके आ रहे हैं, ठीक है. अब लेकिन ये नहीं बता सकते हम यहाँ पे कि ये 70% में से PGNP का कंट्रीब्यूशन कितना है और FLR का कंट्रीब्यूशन कितना है. ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट पार्ट ऑफ दिस वैल्यू इज बेसिकली ड्यू टू PGNP एंड व्हाट पार्ट इज ड्यू टू FLR. अब क्योंकि इनके बीच में कोई कोरिलेशन तो है नहीं, सो अब हम क्या करेंगे, हम इंडिविजुअली स्टैटिस्टिकली, देखो इंडिविजुअली तो हम बता सकते हैं कि PGNP सिग्निफिकेंट है या FLR सिग्निफिकेंट है या नहीं है टी टेस्ट के थ्रू, तो ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी. आप क्या करते हो, PGNP का टी टेस्ट निकालते हो और इसमें नल हाइपोथेसिस बनाते हो कि β2 इज इक्वल टू 0 है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपका होता है β2 इज नॉट इक्वल टू 0. यहाँ से आपको पता चल जाता है कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये भी पता चल जाता है ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है. तो ये वेरिएबल दोनों सिग्निफिकेंट है या नहीं है, ये तो हम मॉडल में बहुत ईजिली निकाल सकते हैं. हमने सीख भी लिया है किसके थ्रू निकाल सकते हैं, टी टेस्ट के थ्रू देख सकते हैं ना, और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करके भी हम इसको चेक कर सकते हैं. लेकिन ये कैसे पता करेंगे कि PGNP का कंट्रीब्यूशन कितना है और FLR का कंट्रीब्यूशन कितना है. सो सबसे पहले तो ये समझते हैं बाय कंट्रीब्यूशन हम क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट डू वी मीन बाय कंट्रीब्यूशन. यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन वर्ड का हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है. सो बेसिकली दिस कंट्रीब्यूशन इज़ नथिंग बट इंक्रीमेंटली मार्जिनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ठीक है. सो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू फॉलो अ प्रोसेस, और वो प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले हम रिग्रेस करेंगे किसको, चाइल्ड मॉर्टेलिटी को विद PGNP, और देखेंगे इसका सिग्निफिकेंस जो भी है. उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल ऐड करेंगे FLR टू द मॉडल और फाइंड आउट करेंगे कि इसने कितना कंट्रीब्यूट किया. कैसे, सपोज करो जब हम पहले निकाल रहे थे तो हमारे पास R स्क्वायर आया था, ठीक है,
0.60। जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास जो आर स्क्वायर आ गया वो आ गया 0.70। अब हमें पता चल जाएगा FLR के ऐड करने की वजह से हमारा आर स्क्वायर जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रोसेस। तो सबसे पहले पीजीएनपी के ऊपर रिग्रेस करेंगे, उसके बाद FLR को हम क्या करेंगे, मॉडल में ऐड करने वाले हैं। सो फॉर डूइंग दिस हमें अनओवर टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स मूव टू द अनओवर टेबल। सपोज करो इस एग्जाम्पल के लिए हमारे पास अनओवर टेबल ऑलरेडी गिवन है एंड दैट टेबल इज़ ESS RSS एंड आपको टोटल दिया हुआ है यहाँ पे SS, डिग्री ऑफ फ्रीडम, MSS। हमें ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी गिवन है। सपोज करो क्वेश्चन में ESS आपको दिया हुआ है 60,000, दिस 449.5, 303,228.5, देन इसका टोटल इज़ 363,678, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, 62 है एंड 63 है, 60,449.5 एंड इट इज़ 4890.7822। ये सारी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं। हमने क्या किया, हमने रिग्रेस किया पहले चाइल्ड मॉर्टेलिटी को किसके साथ, सिर्फ पीजीएनपी के साथ। इन दैट केस वी गेट द रिजल्ट्स लाइक दिस। हमारे पास ये रिजल्ट्स आ गए। आई होप सबको पता होगा ये क्या है। दिस इज बीटा 1 हैट, ठीक है, दिस इज बीटा 2 हैट। और हमारे पास इनकी टी वैल्यूज़ भी हैं 15.9894 और ये है -3.516, ठीक है। वी ऑल्सो हैव आर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे स्मॉल आर स्क्वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही वेरिएबल ले रहे हैं। जब 2 वेरिएबल का केस होता है तो स्मॉल आर स्क्वायर होता है और 2 से ज़्यादा वेरिएबल आते हैं तो कैपिटल आर स्क्वायर होता है। ये आ गया हमारे पास। और हमारे पास इनकी पी वैल्यूज़ भी दी हुई है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग करने के लिए आपकी पी वैल्यूज़ बहुत ज़रूरी होती है और ईजी भी होता है पी वैल्यू के थ्रू कैलकुलेट करना। ये हमारे पास टोटल चीज़ें गिवन है। अब क्या करना है, व्हाट डू वी हैव टू डू, हम f निकालेंगे, ठीक है। f निकालेंगे। f हमने जब कैलकुलेट किया, f क्या होता है, वही आपका ESS अपॉन K-1 अपॉन RSS n-k। ये सारी वैल्यूज़ हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 60,449.5 और ये है 4890.7822 और इसके थ्रू हमारी वैल्यू आएगी 12.35 एंड इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। हमें पता है कैलकुलेटेड f बहुत बड़ा है तो हम रिजेक्ट करेंगे या नल हाइपोथेसिस को। वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस कि पीजीएनपी का जो है वो इम्पैक्ट नहीं है, रिजेक्ट करेंगे। हम कहेंगे येस पीजीएनपी का इम्पैक्ट है। अच्छा, एक और चीज़ है, व्हेनेवर वी आर यूजिंग बेसिकली 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल, इन दैट केस आपको f निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ इसी स्पेशल केस के लिए मैंने पहले भी ये चीज़ कराई है, अब फिर से बता देती हूँ। व्हेनेवर यू आर यूजिंग 2 वेरिएबल मॉडल, आपको f निकालना है अगर, तो आप पता है इसमें क्या कर सकते हो, आपकी जो f वैल्यू है वो हमेशा किसके बराबर होती है, इट इज़ t स्क्वायर के बराबर होती है t वैल्यू। और t वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये रही। इसको जब आप स्क्वायर करोगे ना -3.51 आपको यही वैल्यू मिलेगी, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रॉक्सीमेटली आपको यही वैल्यू मिलेगी 12.3। तो ये भी कर सकते हो आप, यहाँ से भी निकाल सकते हो। इतना क्लियर है। ये तो बेसिक था जो अभी तक हमने पढ़ा है। अब आगे का प्रोसेस ये कहता है, सबसे पहले तो हमें 3 चीज़ें देखनी हैं कि हमें क्या, मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, अगर हम FLR को ऐड करते हैं मॉडल में तो इसका मार्जिनल या फिर इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। सबसे पहली चीज़ तो हमारे लिए यही है कि पीजीएनपी ऑलरेडी मॉडल में है, FLR हम ऐड करने वाले हैं, तो कितना हमारा मार्जिनल या इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आएगा। अब जो ये मार्जिनल इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन आया है इज़ द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन जो ये है, ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है।
तो ये भी चेक करना है, ये जो आया है वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं। और तीसरी चीज़ जो चेक करनी है, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा। कोई भी अगर हम मॉडल में नया वेरिएबल ऐड कर रहे हैं तो हमारा क्राइटेरिया उसके लिए क्या होगा। अब बेसिकली अगर हमें ये पूरा असेसमेंट करना है, फॉर दिस हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा एक फार्मूला, एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। एंड दैट फार्मूला विल बी, लेट्स राइट द फार्मूला। F इज़ इक्वल टू, बेसिकली जब भी हमें इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन निकालना है तो एक फार्मूला यूज़ होगा, ये हर जगह नहीं यूज़ होगा, सिर्फ इसी टॉपिक में यूज़ होगा। वेन एवर यू आर गोइंग टू असेस द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ से x3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें ज़रूरत होगी एक f की विच इज़ Q2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Q4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये Q2 और Q4 क्या है ये मैं अभी अनोवा टेबल के थ्रू समझाऊंगी, बट फॉर द टाइम बीइंग आप मान के चलो कि आपको ये एक f वैल्यू निकालनी होगी। इसका ही एक और फार्मूला है, दैट इज़ ESS न्यू। जब आप मॉडल में ऐड कर चुके हो FLR को तब आपका ESS क्या आया है, नया वाला। और मॉडल में न्यू वेरिएबल ऐड करने से पहले आपका ESS क्या था, ये अपॉन नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर, कितना नए रिग्रेसर आपने ऐड किए हैं, अपॉन RSS न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा ये आएगा आपका n माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स इन द न्यू मॉडल। सो बेसिकली या तो आप ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो, ये फार्मूला आप यूज़ करोगे व्हेन यू हैव अनोवा, जब आपको अनोवा टेबल दी हुई होगी तब ये वाला फार्मूला इजी है। इफ़ यू डोंट हैव अनोवा टेबल तो आप ये यूज़ कर सकते हो अगर इस टाइप की अनोवा दी होगी। ESS न्यू, ESS ओल्ड अपॉन नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर। जैसे अभी यहाँ हमारे मॉडल में कौन सा रिग्रेसर ऐड किया, FLR ऐड किया, तो नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, n माइनस जितने भी आपके मॉडल होंगे, जैसे n-2 हो जाएगी। दिस इज़ क्लियर आई थिंक सबको। अब एक बार अनोवा टेबल देख लेते हैं कि अनोवा टेबल में Q3, Q4, Q1 ये क्या है। ये बेसिकली किस लिए है अनोवा टेबल, टू असेस इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन। हर एक अनोवा अलग है तो हमें पता होना चाहिए ये अनोवा किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम। तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, देन वी हैव SS सम ऑफ स्क्वायर्स, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड MSS। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा ESS ड्यू टू X2 अलोन। जब हमने सिर्फ X2 लिया था तब ESS कितना है, तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं Q1 विच इज़ β1 स्क्वायर, सॉरी β2 स्क्वायर समेशन X2 स्क्वायर। डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे 1 है, ये Q1 आ गया। उसके बाद हमारे पास एक वैल्यू आती है दैट इज़ ESS ड्यू टू एडिशन ऑफ X3। अब आप एडिशन कर चुके हैं X3 का, तो तब आपको मिलेगा Q2 विच इज़ Q3 माइनस Q1। यहाँ पे इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 1 है तो ये आ जाएगा Q2/1। नेक्स्ट जो निकलेगा दैट इज़ ESS ड्यू टू बोथ X2 एंड X3। ये इंपॉर्टेंट है। देखो पहले आप क्या निकालते हो, जनरली आप निकालते हो X2 की वजह से कितना ESS है, फिर ESS ड्यू टू दोनों की वजह से कितना है, उसको हम बोलते हैं X3 विच इज़ मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल में β2 हैट समेशन yi x2i प्लस β3 हैट समेशन yi x3i, राइट। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। तो ये और ये कॉमन है, ये हमने यहाँ निकाला है स्पेशली कि ESS जो है वो नए की वजह से कितना आया, वो कैसे निकाल सकते हैं, दोनों की वजह से कितना आया। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि
सपोज करो जब हम सिर्फ PGNP ले रहे थे तो हमारा R स्क्वायर जो है वो 60% आ रहा था, ठीक है, फिर 70% आ गया, तो डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे? 70 माइनस 60 वही क्या है, ये मान लो 70 है, ये 60 है, तो 70 माइनस 60 करके आपको पता चल जाएगा एडिशन कितना है। तो यहाँ इसका ESS आ गया। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होती है, तो ये आपका हो गया Q3/2। इसके बाद आपको इसमें गिवन होता है RSS, और RSS की वैल्यू जो निकलती है वो कैसे निकलती है? RSS की वैल्यू निकलती है Q5 माइनस Q3। अब ये Q5 क्या है? Q5 आपका होता है टोटल को आपने क्या बोला? Q5 बोल दिया, विच इज समेशन YI स्क्वायर। Q5 में से आप Q3 माइनस कर दोगे, जितने वेरिएबल्स लिए हैं उनके एक्सप्लेनेशन में माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या बचेगा? RSS बचेगा। और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? N-3। N-3 क्यों लिया है? 3 क्यों लिया? एक आपका होगा β1, एक होगा β2, एक होगा β3, इसलिए N-3 लिया। यहाँ जाएगा Q4/N-3। सो दिस इज द अनोवा टेबल जब हम इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन को एसेस करना चाहते हैं। अभी हमने एक फॉर्मूला देखा था ये Q2/Q4। अब हमारे पास वैल्यूज हैं Q2 की, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ Q2 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ Q4। ये आपको टेबल में मिलेंगी। यहाँ मैंने आपको फॉर्मूला बताया, ये वैल्यूज आपको सारी टेबल में बहुत इजीली क्या हो जाएंगी? बहुत इजीली मिल जाएंगी, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं अपनी वैल्यू, एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू बेसिकली क्यों जानना चाह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, ठीक है, वो पता चल जाएगा अनोवा से, यहाँ से, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये कि स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है। स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है उसके लिए हम चेक करेंगे एफ्स के थ्रू, ठीक है। और तीसरी चीज़ हम चेक करेंगे कि क्राइटेरिया क्या होगा। सो ये हमारे 3 टास्क हैं। अब आ जाते हैं और इसके लिए दूसरा फार्मूला, एक और फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ F(R²) न्यू माइनस R² ओल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, या फिर इसको हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर्स। अपॉन 1 माइनस R² न्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यहाँ इसकी डिग्री n माइनस नंबर ऑफ पैरामीटर्स। तो देखो यहाँ पे कैलकुलेट करने के व्हेनेवर यू वांट टू असेस द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन, आप या तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो, या फिर अभी जो फार्मूला बताया था F इज इक्वल टू Q2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, Q4 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये यूज़ कर सकते हो। या फिर तीसरे नंबर का एक और फार्मूला था विच इज़ ESS न्यू माइनस ESS ओल्ड, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम वही नंबर ऑफ न्यू रिग्रेसर्स अपॉन में RSS न्यू। इन तीनों फार्मूले में से जो भी आपको अवेलेबल हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में अवेलेबल हो, वो ही फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। बट याद रखना ये तीनों फार्मूले किसके अंडर आ रहे हैं? जब भी व्हेनेवर यू वांट टू असेस द इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन ऑफ द वेरिएबल जो भी आप मॉडल में ऐड करने वाले हो, उसका इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन लेना है, तब आप क्या करोगे? इसको ऐड करोगे। अब पूरा एग्जाम्पल हम क्या करते हैं, वी कैन ऑल्सो लुक एट इट थ्रू बेसिकली विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल। सो न्यूमेरिकल में भी इसी तरीके से चीज़ें गिवन होंगी, जैसे मैं लिख देती हूँ सोर्स ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है ESS ड्यू टू PGNP पर कैपिटल GNP, फिर ESS आपको दिया है ड्यू टू FLR ड्यू टू एडिशन ऑफ FLR फीमेल लिटरेसी रेशियो, देन ESS ड्यू टू बोथ PGNP एंड FLR RSS टोटल। ये आपको अगर ऐसे कोई भी वैल्यूज दी होंगी तो नाउ यू विल गेट कि यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन चेक किया जा रहा है। यहाँ आपको वैल्यूज दे दी जाएंगी। अगर आपको ये टेबल रीड करनी आ गई तो बहुत सारे क्वेश्चन बिना किसी प्रॉब्लम के सॉल्व हो जाएंगी। सो मेन जो यहाँ पे रोल है इस चैप्टर में ये है आपका टेबल पढ़ने का। अगर आपको टेबल पढ़नी आ गई है और आपको ये पता है ये वाला वैल्यू जो है ये इस फॉर्मूले में यूज़ होनी है, देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू।
सो दीज आर द वैल्यूज़ जो हमें अनोवा टेबल में इन सब की गिवन है, ये गिवन होंगी, आपको कैलकुलेट नहीं करनी है, और कैलकुलेट करनी भी पड़ी तो वो 2 वेरिएबल वाली आती है, उसके आपके फॉर्मूले ऑलरेडी आपको पता है। सो दीज आर द वैल्यूज़ जो हमें दी हुई हैं। अब आपको यहाँ से क्या कैलकुलेट करना है, यू नीड टू कैलकुलेट f। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज़ क्या गिवन है, अब ESS वाली वैल्यूज़ गिवन है। अभी मैंने बताया था, चाहो तो पीछे देख लो, ये Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 ये होता है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या है आपका Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 होता है, ये हमें पता है। और फॉर्मूला क्या था f का, Q2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम और Q4 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। Q2 की वैल्यू कितनी है, इतनी है, यू कैन ये वैल्यू लिखी जाती है बेसिकली अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम में। Q4 की वैल्यू कितनी है, ये डिवाइडेड बाय दिस यू विल गेट 1742.878। इसको डिवाइड करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, और ये बहुत बड़ी वैल्यू है, यू विल रिजेक्ट इट। किसी भी नल हाइपोथेसिस के लिए आप बहुत ईजिली इसको क्या कर सकते हो, रिजेक्ट कर सकते हो। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा कि हमने क्यों किया। अब देखो क्वेश्चन जो हमें एनकाउंटर करने थे, मार्जिनल कंट्रीब्यूशन कितना है ये निकाल लिया। ये मार्जिनल कंट्रीब्यूशन किसकी हेल्प से निकाला, अनोवा टेबल की हेल्प से निकाला। सिग्निफिकेंट है या नहीं है, कैसे निकाला, एफ का फॉर्मूला लगा के फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग करी हमने। अब लास्ट जो टॉपिक रह गया दैट इज क्राइटेरिया। कब हम किसी वेरिएबल को ऐड करें उसके पीछे क्राइटेरिया क्या रखेंगे, व्हेन टू ऐड अ वेरिएबल। सो ये देखना है हमें कब हमें वेरिएबल को ऐड करना है, इसके पीछे एक रूल है, व्हेन टू ऐड अ न्यू वेरिएबल। आप एक किसी भी एक न्यू वेरिएबल जो कि आपके मॉडल में फिट हो सकता है, चांसेस हैं, आप उसको मॉडल में कब इंक्लूड करोगे, मॉडल में कब ऐड करोगे। सो बेसिकली रिसर्चर्स क्या करते हैं, बेसिकली दे फ्रिक्वेंटली चूज द मॉडल दैट गिव्स देम हाईएस्ट एडजस्टेड आर स्क्वायर। सो कोई भी अगर आपका रिसर्चर है वो जिस मॉडल में एडजस्टेड आर स्क्वायर उसको हाईएस्ट मिलेगा वो उसको चूज करेगा। सो देयरफॉर जब भी आप एक वेरिएबल को ऐड कर रहे हो, whenever if the inclusion of variable, जैसे आपने सपोज करो आपके पास पहले एक ही वेरिएबल था x, आपने उसके बाद क्या किया, z को भी इंक्लूड किया। अब z को इंक्लूड करने के बाद अगर आपका एडजस्टेड आर स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है देन बेसिकली इट इज़ रिटेन एज अ हाईएस्ट एडजस्टेड आर स्क्वायर। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप सोचोगे कि इट इज़ गुड टू ऐड दैट वेरिएबल इन द मॉडल। सो व्हेन, और बेसिकली एडजस्टेड आर स्क्वायर कब इंक्रीज करेगा, if the t value of the coefficient of the newly added variable is larger than 1 in absolute। अब ये हमें चेक करना होगा, this is the rule। रूल यहाँ पे क्या है, आपका जो एडजस्टेड आर स्क्वायर है वो कब इंक्रीज होगा, वो कब इंक्रीज होगा, उसके लिए एक रूल है, एडजस्टेड आर स्क्वायर विल इंक्रीज, एडजस्टेड आर स्क्वायर विल इंक्रीज with the addition of an extra explanatory variable only if the f या फिर आपका t स्क्वायर जो है वैल्यू of that variable exceeds 1। अगर उसकी वेरिएबल की जो टी स्क्वायर की वैल्यू है वो 1 से ज़्यादा है तो आप क्या करोगे, आप ऐड कर सकते हो उस वेरिएबल को। सो दिस इज़ द रूल। सो हम यहाँ देख सकते हैं जो आपका वेरिएबल था आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज की है, वो एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू ओवर टाइम इंक्रीज की है इसमें। सो रूल क्या कहता है, आपकी एफ वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए या फिर टी स्क्वायर ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट्स इट। और ये आपको जनरली मिलेगा ही मिलेगा, अभी जो मॉडल हम पढ़ रहे हैं उसमें तो मिल रहा है हमें। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा।
नहीं समझ आया तो एक बार फिर से कुछ टॉपिक्स देख सकते हो, बट अगर हम यहाँ पे देखें मेनली व्हाट डू यू नीड टू अंडरस्टैंड इज एफ का फॉर्मूला कैसे चेंज हो रहा है और अनोवा कैसे चेंज हो रही है। अगर आपको ये समझ आ गया, दिस टॉपिक इज ईजी फॉर यू। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।